रात का वक्त। सांची ग्रुप दिल्ली पहुंच चुकी थी। सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे और विक्रम आज वहीं पर रुकने वाला था। उसके बाद लुधियाना के लिए निकलने वाला था। विक्रम कपूर मेंशन की तरफ चला जाता है। विक्रम की उम्र तकरीबन 25 साल की। वह अपने ग्रुप में सबसे बड़ा था और एक बिजनेसमैन भी था। यह बैंड उसका सपना था। अगर वह चाहता तो वह अपने बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हासिल कर सकता था। लेकिन जब उसने धोनी को पहली बार अपनी कंपनी में देखा तो तभी से उसे पाने की इच्छा उसके अंदर जाग गई थी, जिस कारण उसने सांची बैंड को ज्वाइन कर लिया और उन्हें एक अच्छा लीडर भी मिल गया। विक्रम, अभिनय, उज्ज्वल, ऐश्वर्या चारों एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे। तभी अभिनय विक्रम से कहता है, कैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अभिनय उसकी तरफ देख कर सिर्फ सिर हिला देता है। तो उज्ज्वल कहता है, कैसे गया तुम सबका कॉन्सर्ट? ऐश्वर्या कहती है, बहुत अच्छा छोटू, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके छोटू कहने से उज्ज्वल चिढ़ जाता है और कहता है, ऐश्वर्या दीदी, माना मैं आप सबसे छोटा हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे छोटू नहीं कह सकते। ऐश्वर्या अपना कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा सॉरी बाबा उज्ज्वल। तो अभिनय कहता है, बस भी करो और चलो खाना खाने। उसकी बात सुनकर सभी लोग डाइनिंग एरिया की तरफ खाना खाने चले जाते हैं। हिल मेंशन। वेद जब मेंशन पहुंचता है तो देखता है एक बॉडीगार्ड के सीने से खून निकल रहा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। वेद उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, यह सब किसने किया और होनी कहाँ है? वह बॉडीगार्ड की दर्द से कराहते हुए कहता है, मास्टर, वह यहाँ से भाग गई हमें चकमा देकर। वेद उसके गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो, सिर्फ हट्टा कट्टा बॉडी दिखाकर रखने के लिए रखा है और किसी काम के नहीं। निकल जाओ यहाँ से। कभी दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, वरना तुम सबको मौत के घाट उतारने में मैं जरा सी भी देरी नहीं करूँगा। यह कहकर वह उसे वहाँ से उठाकर फेंक देता है। फिर वह गुस्से से होनी के कमरे में जाता है और वह वहाँ पर देखता है तो एक पेपर लहरा रहा था। वह उसे उठाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, सुन बेटा, तुम्हारे खून में सिर्फ जलना लिखा है और हमारे खून में सिर्फ जलाना। यह लाइन पढ़ते हुए वेद का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वह आगे पढ़ता है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर चुके वेदास सिंह राठौर, अब मेरी बारी है, देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। निकल गई मैं तुम्हारे इस पिंजरे से। तेरी ईगो तो 2 दिन की कहानी है, लेकिन मेरी अकड़ तो खानदानी है। वेद गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, ओनी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। यह कहकर वह वहाँ से तुरंत निकल जाता है। इधर ओनी खाली रोड पर लगातार दौड़े ही जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। उसका शरीर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। वह मेंशन से काफ़ी दूर आ चुकी थी। वह याद करने लगती है कि वह कैसे भागी थी। फ्लैशबैक। दोपहर का समय। वेद उसे मेंशन में अकेला छोड़ कर गया था। तब वह देखती है कि आज बॉडीगार्ड्स कम हैं
और 2-3 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। वह खुद से कहती है, अगर आज यहाँ से नहीं निकल पाई तो मैं ज़िंदगी भर इस इंसान मुझे इस पिंजरे में कैद करके रखेगा। मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना ही होगा। कहते हुए वह बहुत जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर बॉडीगार्ड भागते हुए उसके पास आते हैं तो ओनी कहती है, वहाँ पर सांप था, मैंने देखा, प्लीज़ उसे तुम लोग भगा दो। उसके कहने पर सभी बॉडीगार्ड उसे घूरते हैं तो ओनी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा बॉस तुम्हें जिंदा ही गाड़ देगा। उसकी बात सुन सभी बॉडीगार्ड्स उस सांप को खोजने के लिए चले जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ओनी जैसे ही मेंशन के बाहर अपने कदम रखती है, तभी एक बॉडीगार्ड उसके सामने आता है और फिर कहता है, आप कहाँ जा रही हो? आपको मेंशन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। ओनी गुस्से से वहाँ पर रखे फ्लावर वास को पकड़ती है और फिर उसके सिर पे दे मारती है और उसे लात मारते हुए कहती है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बॉस। कमीने यह कहकर वह वहाँ से तेज रफ्तार से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड ओनी दौड़ते हुए एक टेलीफोन बूथ के पास आ जाती है और जल्दी से उसमें अपने डैड को कॉल लगाती है। इधर नरेश अपने स्टडी रूम में परेशान सा बैठा हुआ था, तभी उसको फ़ोन रिंग करता है। वह बूझे मन से कॉल अटेंड करता है और कहता है, हेलो। इधर से ओनी जल्दी से कहती है, डैड। नरेश जैसे ही ओनी की आवाज़ सुनता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह जल्दी से कहती है, हाँ ओनी, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम हमें छोड़कर? ओनी रोते हुए कहती है, डैड डैड वो मुझे मार डालेगा। आपको पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया। प्लीज़ डैड मुझे यहाँ से ले जाइए। उसने मेरा किडनैप किया है डैड। कहते हुए वह लगातार रो ही जा रही थी। नरेश कहता है, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना, मैं तुरंत वहाँ पर आ रहा हूँ और बच कर रहना। यह कहकर वह कॉल कट कर देता है और तुरंत नितिन को कॉल करके कहता है, नितिन ओनी का पता चल गया है। नितिन कहता है, आपको पता है अंकल वो कहाँ है? तो नरेश कहता है, हाँ उसने जंगल इलाके के टेलीफोन बूथ से कॉल किया था। जल्दी चलो, वह बहुत परेशान है। मुझे लगता है उसकी जान को खतरा है। नितिन जल्दी से कॉल कट करता है और अपने घर से टेलीफोन बूथ की तरफ निकल जाता है। और इधर नरेश भी जल्दी से टेलीफोन बूथ की तरफ निकल जाता है। इधर ओनी उसी टेलीफोन बूथ के अंदर छिपी हुई थी, तभी उसे एक काला साया दिखता है। वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, तभी वह साया उसके करीब आने लगता है। ओनी खुद से ही कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। कहते हुए वह टेलीफोन बूथ के लटके हैमर को पकड़ लेती है और जैसे वह साया उसके करीब आता है, वह उस हैमर से उसके ऊपर वार करती है। लेकिन शायद वह साया काफ़ी चौकन्ना था। वह उसके वार को रोक देता है और अपनी गहरी आँखों से उसकी तरफ देखता है। तो ओनी जब उसके चेहरे को देखती है तब वह राहत की सांस लेती है और कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वह साया कहता है, आर यू? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ओनी कहती है, मेरी जान को खतरा है।
वह मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। वह साया राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है। एक मौत से बचकर दूसरी मौत के करीब खुद आ गई। यह कहकर वह अपने नुकीले दांत जैसे ही गड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि ऑनी के हाथ में बने विंग्स ऑटोमेटिक नीले रंग में चमकने लगते हैं और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का मारती है, जिससे उस साया को करंट लगता है और वह कोसों दूर जा गिरता है। ऑनी जब यह देखती है तो वह खुद हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की BMW आकर रुकती है, जिसमें से वेद गुस्से से बाहर आता है और ऑनी के गले को पकड़कर उसी टेलीफोन बूथ में सटाते हुए कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे दूर जाने की। ऑनी अचानक हुए एक्सीडेंट से होश में आती है और फिर वेद को देखकर कांपने लगती है। तभी वहाँ पर दो गाड़ियाँ और आकर रुकती हैं। ऑनी जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि वेद उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और फिर कहता है कि उन दो गाड़ियों से एक से नितिन तो एक से नरेश सचदेवा बाहर की ओर आ रहे थे। वह शैतान की तरह मुस्कुराता है और धीरे से उसके कान को किस करते हुए कहता है, नॉट बैड बेबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा बाप आ गया। चलो आज मैं इन दोनों का किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि ऑनी उसके पैर को पकड़ लेती है और उससे विनती करते हुए कहती है, प्लीज़ इन्हें कुछ मत करो। वेद उसकी तरफ तरस भरी नज़रों से देखता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं इतना भी सॉफ्ट और डस नहीं हूँ। आई एम ए डेविल। यह कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि ऑनी तुरंत उसे गले से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। वेद हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ऑनी लगातार उसके होंठों को किस करते हुए बाइट भी कर रही थी, जिससे वेद का पूरा शरीर बार बार झटके खा रहा था। उसका गला पूरी तरीके से सूख चुका था, लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स ना करते हुए भूत बन के खड़ा हुआ था। अचानक वो ऑनी के हाथ को अपने गले से हटा देता है तो ऑनी उससे लिपट जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वेद बेरुखी से कहता है, वह तो तुम तैयार रहो चाहे मत रहो, तुम मेरे साथ ही चल रही हो, लेकिन तुम्हारे बाप को तो एक डेमो तो दिखा दूँ। एंड किस करना तुम हेल में सी। यह कहकर वह उसके होंठों पर हल्का सा किस करता है और उसके गर्दन के नीचे अपनी दो उंगलियों रख के प्रेस करता है, जिससे ऑनी उसके बाहों में झूल जाती है। वेद अपनी आंखों में चमक लिए उसकी एक गाड़ी को देखता है और उसके देखते ही वह गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। नरेश सचदेवा और नितिन दोनों अपने सिर पर हाथ रखे नीचे झुक जाते हैं, लेकिन आग तेज होने के कारण उन्हें थोड़ा सा चूकर गुजर जाती है। नितिन नरेश सचदेवा को संभालते हुए कहता है, अंकल आप ठीक तो हैं। नरेश खड़े हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑनी कहाँ है, खोजो उसे। तब नितिन कहता है, अंकल ऑनी यहाँ पर नहीं है, अगर वह होती तो हमें देखते ही बाहर आ जाती।
लगता है वह आगे चली गई होगी बजते हुए। चलें हम थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठता है और नरेश के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। बेदौनी को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और फिर पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसे देखता है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में चमक रहे विंग्स पर पड़ती है। वह खुद से ही कहता है, यह तो काला था, नीला कैसे हो गया? और अपनी सोच में डूबे हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर हिल की तरफ चला जाता है। इधर वह शायद जंगलों के बीचों बीच जाकर गिरता है। अचानक एक तेज चीख के साथ वह वापस इंसान में बदल जाता है। वह कोई और नहीं कभी था। उसकी चीख सुनकर कनिक और राशि वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी हालत देखकर कनिष्क कहता है, क्या हुआ तुम्हें? कभी दर्द से तड़पते हुए कहता है, उस लड़की ने मुझे मारा। राशि हंसते हुए कहती है, इसी लायक हो तुम। कभी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट द हेल, अपनी जुबान बंद करके रखो। वह लड़की कोई नॉर्मल नहीं थी। कोई भी नॉर्मल इंसान हम जैसे वेम्पायर्स के आगे नहीं टिक सकते। कनिष्क उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? कभी लाचारी से अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, मुझे उसकी खून की गंध उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके कारण मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। कनिष्क उसके गले को कसकर दबाते हुए कहता है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। सिर्फ जहाँ चाहो वहाँ तुम मुँह मारते फिरते रहो। यह कहकर वह उसे गुस्से से 2 इंच ऊपर उठा देता है। राशि जल्दी से उसके पास जाती है और उसे छुड़वाते हुए कहती है, कनिष्क छोड़ो उसे, वह मर जाएगा। वो अगर रानी माँ को पता चला तो वह आपसे बहुत नाराज होंगी। राशि की बात सुनकर कनिष्क कवि को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही कवि लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और हाँफते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त को मारना चाहते हो? कनिष्क अपनी जहरीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम जैसे निकम्मे दोस्त हों, ऐसे अच्छा तुम्हें मैं इस धरती के बोझ तले दबा दूं। यह कहकर वह उसे एक लुक देता है और वहाँ से धुएं की तरह गायब हो जाता है। राशि कवि को सतावना देते हुए कहती है, तुम्हें तो पता है ना, वह ऐसा ही है। उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कवि उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारा मेरा 20-20 का मैच हो जाए। राशि उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां सहलाते हुए बड़ी अदा के साथ कहती है, वाई नॉट। यह कहकर वह अपना बायां पैर उसके पैर में फंसाकर उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा देती है। अचानक हुए हमले से कवि संभल नहीं पाता और वह गिर जाता है और साथ में राशि भी उसके ऊपर खींच लेता है। फिर राशि को नीचे पलटते हुए उसके टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर उसके कमर से होते हुए उसके वेस्ट को सहलाता है। राशि अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेती है तो कभी उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, तुम बहुत हॉट हो, इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो। कहकर उसके गले पर किस करता है।
राशि अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करते हुए कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी यह गलतियाँ यहीं पर बीच में रोक दो, वरना उसके आगे के सांप उसके मुंह में ही रह जाते हैं। कभी उसे पैशन के साथ किस कर रहा था और अपना एक हाथ उसके सॉफ्टनेस को भी सहला रहा था। कभी देखता है कि राशि उसके छूने से रिएक्ट कर रही थी, वह पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। कभी उसके गले पर किस करता है और कहता है, अभी नहीं करूँगा, बस तुम्हें अपने होने का एहसास दिला रहा था कि मैं वह हूँ जिसके पास आने से तुम्हारे शरीर में हलचल होती है। कहते हुए वो उसके नीचे पहने हुए स्कर्ट को ऊपर करता है और उसको खींच कर नीचे कर देता है और उसे किस करता है। राशि इस चुहन से चूक जाती है तो वह कभी उसके सॉफ्टनेस पर लगी बटन पर अपनी जीभ को बार बार घुमाता है, जिससे राशि की पकड़ उसके सिर पर फंस जाती है और वह उसके सिर को दबाने लगती है। तो कभी उसे फैशन के साथ किस करता है और फिर बार बार किस करता है। राशि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके मुंह से एकाएक आह निकल जाती है। तो कभी अपनी एक उंगली निकाल कर उसको प्रेस करता है, जिससे राशि दर्द से कराहट होती है। कभी कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं रुका तो तुम पागल हो जाओगी। कहते हुए वह उस बटन को बार बार सहलाता है, जिसके साथ ही राशि एक दो झटके के साथ जमीन पर ही निढाल सी हो जाती है। कभी उसे पूरी शिद्दत के साथ किस करता है, उसके बाद उससे अलग हो जाता है तो देखता है राशि अभी भी जमीन पर वैसे ही लेटी हुई थी। तो कभी उसे अपनी बाहों में उठाता है और तेज रफ्तार में दौड़ लगाता है। हेल मेंशन वेद ओनी को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर उसके कपड़े निकालता है और अपने कपड़े निकालता है और उसके साथ लेट उसके पूरे शरीर को सहलाते हुए उसके गले पर उसके होंठों पर किस करता है। फिर उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे शावर करवाकर फिर से बेड पर लाकर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है।